Hello students, once again it is Irshad, CLCC ka faculty zoology, team zoology. I welcome you all in the session of solution of Dangal number 5 held on 9th July 2022. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजी का वो ये है कि द प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड विद पोइकिलोथर्मी आर कैरेक्टर्स ऑफ क्लास। ये जो फीचर लिख रखे हैं कौन कौन से? क्रॉप और गिजार्ड। अब ये क्रॉप और गिजार्ड ये इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर फाउंड इन बर्ड्स ऑल्सो, these are found in insects like cockroach। तो कॉकरोच तो एक कैसा एनिमल है? कॉकरोच एक पॉइकिलोथर्मल एनिमल है, इंसेक्ट है। बर्ड्स कैसे हैं? होमियोथर्मल है। यहाँ पर पूछा क्या है? पॉइकिलोथर्मी, असमतापी होना। असमतापी ये ऑस्टिकथीस के मेंबर भी हैं, लेकिन इनके स्टमक एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप गिजार्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते। एम्फीबिया के एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजार्ड स्ट्रक्चर नहीं होते। एवीज में दोनों में ये क्रॉप और गिजार्ड बोथ आर प्रेजेंट, लेकिन ये होमियोथर्मल है। पॉइकिलोथर्मल कौन बचा? इंसेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? 4 इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपके सिलेबस में है कॉकरोच। इन क्वेश्चन नंबर 101 द आंसर इज 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102। इसमें पूछा गया आफ्टर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट ऑफ ए टिश्यू इन अ सेम इंडिविजुअल द पेशेंट हैज़ टू टेक। अगर अपन मान लीजिए स्किन बर्न हो जाती है कहीं की और उसकी जगह बॉडी की ही खुद की दूसरे पार्ट से स्किन को ग्राफ्ट किया जाता है, ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। ऑटोग्राफ्ट में बॉडी का ही पार्ट बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। मोस्ट लाइकली इट इज़ स्किन, जैसा कि मैंने बताया बर्न केसेस में। तो उस केस के अंदर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर को रिजेक्ट नहीं करता, तो ऑटो इम्यून जो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो नहीं होता, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं लेने पड़ते। अब जैसे इसमें लिख रखा है इम्यूनोसप्रेसेंट्स बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, बिफोर तो देते ही नहीं है खैर किसी भी केस में। इम्यूनोसप्रेसेंट्स अप टू 6 months आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, जैसा कि मैंने बताया देने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी का खुद का ही पार्ट है वो। ये लिख रखा है ना यहाँ पे सेम इंडिविजुअल। तो इसके अंदर आंसर हो गया कौन सा वाला कि साहब 4th में आपको देखा कि कोई भी पार्ट को कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 103। इन द फ्रॉग राना द वेंट्रिकल ओपन इनटू। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, वैसे तो आप सब ने रीड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है फ्रॉग का। दिस हार्ट bears 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle। इस हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 3। तो ये जो स्ट्रक्चर है एट्रिया लेफ्ट वाला, ये है राइट वाला। यहाँ से जब आएगा ब्लड तो किस में जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। देयर इज ओनली 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कितना है? सिर्फ एक है। जब सिस्टोल होगा वेंट्रिकल में तो ब्लड जब पंप किया जाएगा तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस, उसके अंदर जाएगा ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक कोन की तरह होता है इस तरह से, इसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस। तो इसके थ्रू जो है ब्लड 2 जगह जाता है। एक तो जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको पता है, स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलॉन्ग विद लंग्स, तो वहाँ पे चला जाता है। ये मिक्स ब्लड है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो ये मिक्स ब्लड है जो इसके अंदर जाएगा कोनस आर्टेरियोसस में। एक ब्रांच चली जाती है इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, यानी कि पूरे ऑर्गन्स को कैसा ब्लड मिल रहा है? मिक्स ब्लड मिलता है। और यही मिक्स ब्लड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में चला जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो आंसर इज 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब ये 4 स्टेटमेंट हैं कि स्काला मीडिया और स्काला वेस्टिबुलाई के बीच रीजनस झिल्ली पाई जाती है। अब इसमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको कि जैसे अपन ने बनाया ये स्ट्रक्चर
स्काला इसमें लिख रखी है रिजनर्स झिल्ली, तो ये है रिजनर्स झिल्ली। तो ये तो हो गया एक स्काला वेस्टिबुलाई, ये हो गया स्काला टिम्पेनाई। ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखना था स्काला मीडिया। स्काला मीडिया और स्काला वेस्टिबुलाई के बीच रिजनर्स झिल्ली पाई जाती है, तो स्काला मीडिया, ये हो गया स्काला मीडिया। अब इसके बीच में रिजनर्स झिल्ली है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा है लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। अब ये मान लीजिए आई लेंस के सामने ये रेटिना और ये सारे स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, कोरॉइड एंड ऑल दीज लेयर्स। अब यहाँ पर होती मसल्स, आइरिस मसल्स, और ये जो ओपनिंग है ये कहलाता प्यूपिल, जहाँ से लाइट एंटर करके इससे टकराती लेंस है, और लेंस फिर फोकस कर देता है उस लाइट रेस को रेटिना पर। तो लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, कौन से कथन सही हैं? तो अपने पास में थर्ड स्टेटमेंट है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एंजाइम्स, एंजाइम जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम सभी लार के विद्युत अपघट्य बनाते हैं। तो विद्युत अपघट्य में एंजाइम शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लिखा होता तब तक तो ठीक था, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अगर यहाँ पर क्या लिखा होता ऑक्सीनेटेड तो ये स्टेटमेंट ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डीऑक्सीनेटेड, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए एंड बी। 104 में जो आंसर है वो है थर्ड, दैट इज ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 105। अब ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इवोल्यूशन से लिया हुआ, चैप्टर नंबर जो आपका इवोल्यूशन वाला है उससे एक है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, एक है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो ये एक्चुअली डायग्राम को भी रिकॉग्नाइज करना है और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको जो है अटेम्प्ट भी करना है। तो पहला है टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न ऑफ कुकुरबिटा, तो ये टेंड्रिल नहीं है, ये गलत हो गया, ये थॉर्न नहीं है, ये टेंड्रिल है, पहला गलत है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये एनालॉगी नहीं, ये होमोलॉजी शो करते हैं। थर्ड है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, फोर्थ बी ऑप्शन है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दे रिप्रेजेंट होमोलॉजी। ये ऑप्शन ठीक है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि दोनों स्ट्रक्चर कौन कौन से, एक तो है थॉर्न और एक है टेंड्रिल, दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन होने की वजह से बट फंक्शन इनके दोनों के डिफरेंट हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं, टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग का काम करते हैं, आलंबन का काम करते हैं हिंदी में अगर आप बताएं तो यहाँ पर होमोलॉजी शो करते हैं, दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, थर्ड, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, होमोलॉजी शो करते हैं, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ओके। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। देखिए यूरिन जो है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आप जो है यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्रिएटिनिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन ग्लूकोज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने बॉडी के लिए एनर्जी का एक मेन सोर्स है। तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट 0 माना जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। अगर ये यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस है तो ये शो करेगा डायबिटीज़ मेलाइटस नॉर्मली। तो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर अपन बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो क्या हो गया वो ग्लूकोज। अगर अपने से कोई पूछ लेता कि अमाउंट अगर यूरिया का इंक्रीज़ हो गया बहुत ज़्यादा, यूरिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया, तो फिर वो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। लेकिन अपन ने क्या पूछा,
इन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन में प्रेजेंट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यूरिन के अंदर यूरिया नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यूरिक एसिड नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्रिएटिनिन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, असामान्य घटक हो गया। तो आंसर है 1, 107। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट है, रिब हैज 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑन इट्स वेंट्रल एंड हैंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। देखिए ये अपनी सामने रिब्स देख रही हैं आपको, ये जो फ्रंट साइड है ये वेंट्रल साइड है, ओके, ये बैक साइड है ये डॉर्सल साइड है। तो अपनी जो रिब्स होती हैं, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, चित्र की सहायता से आपको समझाऊं, तो ये रिब्स जो होती हैं, ये मान लीजिए स्टर्नम हो गई, ब्रेस्ट बोन, ये रिब इस तरह से है। अगर आप इसको आइसोलेट करके देखें तो इसका ये जो डॉर्सल एंड है ना, ये इस तरह से होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज बाइसेफेलिक। और ये जो है दोनों इसके एंड्स हैं, अगर आप मेरी फिंगर की तरफ देखें, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रा है ना, उस वर्टिब्रा के जो सेंटर में उसका जो बॉडी वाला मेन पार्ट होता है, उसके अंदर 2 स्लॉट्स होते हैं इसके लिए, वहाँ जाके ये अटैच हो जाता है ना। तो ये जो स्लॉट्स होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं अपने C7 पे होता है, फिर T1 पे होता है, इस तरह से T2 से लेके ये T12 तक इस तरह के स्लॉट मौजूद होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो पूछा गया है, रिब हैज 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑन इट्स वेंट्रल एंड, वेंट्रल नहीं है, ये डॉर्सल साइड होना चाहिए, है ना। अदर सिरा ये गलत हो गया, ये असत्य कथन है। फिर सेकंड ऑप्शन है, कॉलर बोन इज ए लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स, ये कॉलर बोन है, क्लेविकल जहाँ पे मैं हाथ ला के बता रहा हूँ, इस पे 2 कर्व, 2 घुमाव होते हैं, ये बोन इस तरह की होती है। फाइब्रस जॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ सूचर्स फॉर्म द क्रेनियम, ये ब्रेन के अंदर जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षात्मक कवच है, इसको अपन नाम देते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम की जो बोन्स हैं इनको अपन बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। ये क्रेनियल बोन्स जो होती हैं आपस में ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं सूचर से, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है सारे। फिर है, गर्डल्स आर द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये भी ठीक है, उपांगी कंकाल का भाग है, तो इसमें ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 108, मैच द फॉलोइंग हार्मोन एंड देयर सोर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हार्मोन्स और उनके सोर्स को आपको मैच कराना है। देखिए अपन इसको मैच कराते हैं। यहाँ पे जो T4 है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमनली थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का जो सोर्स है वो क्या है बेटा, थायरोक्सिन का जो सोर्स है वो है थायराइड ग्लैंड। अब ये T4 को अपन ने किससे मिला दिया, थायराइड से, पैराथार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपको पता है पिट्यूटरी से रिलीज होता है एडिनो हाइपोफाइसिस से। अगर अपन इसको मैच कराएं तो A जो है इसका मैचिंग जा रहा है सेकंड से, B इसका जो मैच जा रहा है वो हो रहा है फोर्थ से, C GnRH इसका मैच जा रहा है फर्स्ट से, और D LH इसका जो मैच जा रहा है वो जा रहा है थर्ड से, एडिनो हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसमें, 3। इंसाइजिंग एंड ग्राइंडिंग रीजन फाउंड इन विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के कौन से मुखांग में कृतंक क्षेत्र व पेषण क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए कॉकरोच जो है वो, या उसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, काटने और चबाने के लिए, बाइटिंग
एंड च्यूइंग टाइप। इसका जो मैंडेबल होता है, इस मैंडेबल के अंदर ये आपने अगर एनसीईआरटी देखी हो तो ये डायग्राम है इस तरह से करके बना रखा है एक। तो आगे का हिस्सा जो होता है वो काटने के लिए है ना, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को क्रश कर देता, ये पीछे का हिस्सा क्रश कर देता है। तो पहले तो काटेगा फिर चबाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले चबाए फिर काटे, तो पहले तो बाइट करेगा। तो बाइट करने के लिए आपको इंसीजन, इंसाइजर जो होता है ना, इंसीजन जोन, तो ये ग्राइंड इंसाइजिंग, इंसाइजिंग का मतलब होता है कट लगाना। तो कट लगाना फिर काटना, ये रीजन से पहले कट लगाया जाएगा इंसीजन जोन से, फिर ये जो ग्राइंडिंग रीजन है उससे पीस दिया जाएगा, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये काम करेगा मैंडेबल, है ना। जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा और जो सब फाइलम है वो है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा ऐसे आर्थ्रोपोड्स इंक्लूडेड है उस मैंडिबुलेटा में जिसके अंदर माउथ पार्ट मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं। मैंडिबल ही है लेकिन उनके सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। आंसर है 1। 110 मानव नर जनन तंत्र की अयुग्मित संरचना है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखिए टेस्टिस 2 हैं तो एपिडिडाइमिस भी 2 हो जाएंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी जो पेयर्ड ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती है, रेटिटेस्टिस चूँकि 2 टेस्टिस हैं इसलिए 2 हो जाएंगे। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर जो है रेटिटेस्टिस भी है, एपिडिडाइमिस भी है, और जो है ना आपके ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में है। तो बचा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक होती है। जैसे मान लीजिए आपने सबने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर मेल का, इसके अंदर नेक रीजन में ये यहाँ पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ही होती है ट्रायंगुलर शेप। तो अनपेयर्ड हो गई है प्रोस्टेट ग्लैंड। आंसर क्या है 110 में 3। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं रहेगा समझने के लिए। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपका जो है मॉरल बूस्टअप हो जाना चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद कि हमें सब आता है, जितना भी एनसीईआरटी का कंटेंट है एटलीस्ट वो सब चीज़ें। 111 इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो कंडीशन अपन बताते हैं वो क्या कंडीशन है कि अगर RH पॉजिटिव फादर हैं और मदर हैं RH नेगेटिव, तो इनके अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है अगर वो RH पॉजिटिव रहता है तो ये सेफ डिलीवरी है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हैं, जो सेकंड प्रेगनेंसी है, सेकंड टाइम जब ये लेडी कंसीव करेगी तो ये RH RBCs पॉजिटिव RBCs डिलीवरी के टाइम पे मदर के बॉडी में एंटर कर जाती हैं और मदर का बॉडी क्या बनाने लग जाता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। ये एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके सेकंड टाइम जब वो लेडी कंसीव करेगी तो वो फीटस की RBC को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद में anti-RH एंटीबॉडी का जो इंजेक्शन होता है वो मदर को लगा देते हैं। अब वो एंटीबॉडी जो अपन ने दवा की तरह से लगाई, मदर के अंदर लगाई, वो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही हैं उनको इनएक्टिव कर देती हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो एंटीबॉडी इनएक्टिव हो जाएंगी तो वो फीटस के अंदर पहुंच नहीं पाएंगी तो नेचुरल है फीटस की RBC सेफ रहेंगी और फीटस की जो बर्थ है वो भी नॉर्मल हो जाती। अदरवाइज ये बीमारी हो जाती है फिर जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसमें पॉजिटिव वुमेन में प्रेगनेंसी अवॉइड करके इसको नहीं रोका जा सकता, ऐसा कुछ है नहीं। अवॉइडिंग मैरिज बिटवीन RH नेगेटिव मैन RH पॉजिटिव वुमेन, है ना। तो यहाँ पर जो सही बात है जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो 4th ऑप्शन है
गिविंग anti-RH antibodies to RH negative woman married to RH positive man after delivery of first child. RH नेगेटिव महिला जिसका विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से हुआ है में प्रथम शिशु के जन्म के बाद anti-RH एंटीबॉडीज देकर। तो आंसर है फोर्थ, क्योंकि इन तीनों से आप नहीं रोक सकते, है ना। तो ऐसा जो साइंटिफिक मेथड है रोकने का इसको, वो ये है, फोर्थ है इसके अंदर राइट आंसर। 111। अब आइए आप 112। निम्न में से किसमें जीवाणु जनित रोग एवं उसके लक्षणों का सही मिलान है। अब टाइफाइड, इसके अंदर नासी संकुचन मतलब है नेजल कंजेशन, नाक ठस जाना। टाइफाइड में ऐसा नहीं होता, गले में दर्द होना, ये सारे। अमीबियासिस के अंदर, अमीबियासिस बेसिकली प्रोटोजोअल है। अपन ने यहाँ पे पूछा क्या है, जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज, तो अमीबियासिस बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोअल है। निमोनिया ये बैक्टीरियल है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह कई तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्वियोलाई हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो नेचुरली जब एल्वियोलाई में फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा तो एक्सेस ऑफ गैसेस, जो गैसी विनिमय हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जब एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो नेचुरल है बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो दूसरी दिक्कतें फिर शुरू हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर टू सेवेरिटी, तो ये सारी प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। होंठ नीले पड़ जाएंगे, नाखून जो है उनका कलर चेंज हो जाएगा, ये निमोनिया के अंदर है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। फोर्थ है फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस ये बैक्टीरियल नहीं है, ये आप सबको पता है, एक हेलमिंथिक डिजीज़ है जो कि वुकेरेरिया, इसके लिए पैथोजन होता है, बैक्टीरिया नहीं है। तो आंसर है 3। ओके। 113। ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ड्राई स्केली लीजन्स, त्वचा, नाखून और शिरोवल्क। शिरोवल्क का मतलब है सिर की त्वचा। सिर की त्वचा को अपन बोल देते हैं स्कैल्प बायोलॉजी में। तो स्कैल्प पे सूखापन होना, लीजन यानी कि घाव होना और उसकी पपड़ियाँ बन के निकलना, ऐसी स्थिति नाखूनों में हो जाए, स्कैल्प में हो जाए, स्किन के दूसरे हिस्सों में हो जाए, तो वो एस्केरियासिस में नहीं होगा, मलेरिया में नहीं होगा, एलिफेंटियासिस में नहीं होगा, वो किस में होगा, फंगल इन्फेक्शन जिसका नाम है रिंगवर्म। रिंगवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आप सबको पता है कि वो जो स्किन है उस पे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स, एक एक रुपए के सिक्के के बराबर के पैचेस ये बन जाते हैं। इसीलिए रिंग वर्म नहीं है बेसिकली, ये रिंग वर्म इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें एक रिंग बन जाती है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फंगल इन्फेक्शन है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, इस तरह के पैथोजन फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो है रिंगवर्म। तो आंसर है 1। 114। पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया उच्च तीव्रता की होती है जिसका कारण है एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी का होता है। इसका जो रीज़न है वो बड़ा सिंपल सा है कि एक बार जब एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया तो पैथोजन को बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, उस एंटीजन को बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया और उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल बना के रख दी। अब वो मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो उस पैथोजन को, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं। तो सेकेंड टाइम पे जब वो पैथोजन या एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है वो बड़ा तेज़ी से होता है और कई गुना ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाती है प्राइमरी रेस्पॉन्स की कंपैरिजन में। दिस फिनोमिना इज नोन एज एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, या इसका नाम दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स वो इसलिए बना क्योंकि क्या हुआ, प्रथम बार रोगजनक से सामना होने पर बनी स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। इनेट इम्यूनिटी का इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है। लो वीरुलेंस ऑफ सेम पैथोजन, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि वीरुलेंस उसकी बदलने से ऐसा हो जाए,
है ना, स्टोरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का स्टोर नहीं है, वो एंटीबॉडी दोबारा बनती हैं, स्टोर नहीं होता उनका। स्टोर किसका होता है? मेमोरी सेल का, है ना, या यूँ कह सकते हैं मेमोरी सेल्स जो होती हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और प्लाज्मा सेल से फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करा देती हैं। ये है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उस वाले टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, प्रथम बार रोगजनक से सामना होने पर बनी स्मृति कोशिकाएं, ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को जो है रेस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए। आंसर है 3। क्वेश्चन है नंबर 115। इसमें पूछा गया है किस कृमि रोग में एक स्वस्थ व्यक्ति दूषित पानी के द्वारा संक्रमित होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको रीड करते टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कृमि है ना, इन विच ऑफ द हेलमिंथिक डिजीज, और बीमारी कैसी है? वाटर बॉर्न है, ये दूषित जल के कंजम्पशन से हो रही है। तो मे भी डिसेंट्री भी इससे होती है लेकिन वो हेलमिंथिक नहीं है। टाइफाइड भी इसी से होता है या हो सकता है लेकिन वो हेलमिंथिक नहीं है। फाइलेरियासिस वो आपने पढ़ लिया, मच्छर के काटने से, फीमेल मॉस्किटो बाइट से हो रहा है, वो कंटेमिनेटेड वाटर से नहीं हो रहा। और एक है एस्केरियासिस। तो एस्केरिस के जो एग्स, वो एग्स जो होते हैं अगर कंटेमिनेटेड वाटर में प्रेजेंट हैं या फूड में प्रेजेंट है तो वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। आंसर है 4th, एस्केरियासिस। 115 में आंसर इज 4th। 116, समान वंश के विभिन्न संबंधी प्रजातियों के पशुओं के बीच होने वाला संगम कहलाता है। एक ही जीनस है ना, जैसे अपन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे अपन ने कहा कि साहब बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स दोनों ये भेड़ की प्रजातियां हैं, शीप की जो स्पीशीज़ है ना, तो जीनस वही है ना, अलग अलग ब्रीड्स हैं उसकी, तो दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स को कंबाइन कर लिया तो एक ऐसी शीप मिल गई जिसके अंदर वूल का प्रोडक्शन यानी कि ऊन का उत्पादन अधिक होता है, और वो है सारडेल शीप। तो ये प्रोसेस कहलाता है अंतःविशिष्ट संकरण या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है? अंतःविशिष्ट संकरण, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस ब्रीडिंग इसे नहीं कहते। ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि इन ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग क्या है। दीज आर ऑल एक एक ये दो लाइन की डेफिनेशंस हैं, ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पूछ रहा है 2 एनिमल्स विथ सेम जीनस। तो शीप है, भेड़ है, जीनस एक ही है लेकिन डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ या अलग अलग ब्रीड्स हैं उसकी, ये कहलाएगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आंसर इज 3। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ एड्स? एड्स के निदान में कौन सी टेक्निक यूजफुल नहीं है? तो विडाल टेस्ट ये नहीं है, ये टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए होता है। एलाइजा का यूज़ होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ होता है। एड्स में टी हेल्पर सेल का काउंट देखा जाता है, अगर ये काउंट कम हो गया तो वो एड्स की पुष्टि कर देता है, कंफर्म कर देता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं नीचे वाले 2nd, 3rd और 4th, ये एड्स के डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता था या होता है ना। कुछ पुरानी टेक्निक है, आजकल टाइम के साथ में नई नई टेक्निक्स आ गई तो पुरानी टेक्निक्स पुरानी हो जाती हैं, वो फुल प्रूफ नहीं होती, तो नई टेक्निक्स का यूज़ होता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अपन जाएँ तो ये सब चीज़ें हैं। तो फर्स्ट है, इसका यूज़ एड्स के डायग्नोसिस में नहीं होता। आंसर कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118, कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल सा। स्टडीड बाय मेंडलिन पी, मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण पे विचार करें। तो इसके अंदर फूल का बैंगनी रंग है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। फली का हरा रंग है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये टर्मिनल फ्लावर्स, ये रिसेसिव फीचर है। सीड का हरा रंग, ये रिसेसिव फीचर है। तो इसमें ये पूछा गया है अप्रभावी कौन कौन से हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद आप केयरफुली आंसर को सेलेक्ट करें। क्या क्या पूछा है इसके अंदर? अप्रभावी, रिसेसिव ट्रेड्स। तो टर्मिनल फ्लावर ये याद होना चाहिए आपको,
और ग्रीन सीड कलर, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में केयरफुली अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर बड़ा इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर बी और डी फर्स्ट है आंसर, बी और डी ये कैसे ट्रेड्स हैं? रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ये दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। तो आंसर है 1। ओके। 119 ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज ड्यू टू। अब इसके अंदर सिकल सेल आरबीसी जो होती है, वो सिकल सेल आरबीसी बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर में ख़राबी की वजह से होती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके अंदर जो 6 अमीनो एसिड है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके जुड़ जाता है। ये याद रखने वाली बात है आपको। 4th आंसर है इसका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लूटामिक अम्ल के नाम स्थान पर क्या आके जुड़ जाता है? वैलिन। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है ना। अब ये अमीनो एसिड का नहीं है, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, है ना। तो ये याद रखना है किसकी जगह कौन जोड़ रहा है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आके अटैच होता है ना, न कि वैलिन की जगह पे ग्लूटामिक एसिड। तो इतना याद रखना पड़ेगा आपको। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, कौन सी चेन में? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो उसमें क्या होगा, अगर PO2 कम होगी, PO2 कम होने पर आरबीसी की जो शेप होती है ना वो सिकल शेप्ड हो जाएगी। ये कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट। निम्न में से कौन सा कॉर्डेट है लेकिन कशेरुकी नहीं है? तो कशेरुकी जो है वो आपके सामने ये एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। डोलियोलम एक कॉर्डेट है, ये यूरोकॉर्डेट है। टेरोफाइलम, कीलोन, टेरोपस, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, है ना। एक ये फिश है, एक कछुआ है, एक ये टेरोपस जिसको अपन चमगादड़ कहते हैं, है ना। तो ये सारे कॉर्डेट भी हैं और वर्टिब्रेट भी हैं, लेकिन डोलियोलम है वो वर्टिब्रेट नहीं है। डोलियोलम क्या है बेटा? डोलियोलम एक यूरोकॉर्डेट है या प्रोटोकॉर्डेटा का मेंबर है, सिंपल कॉर्डेट है, प्रिमिटिव कॉर्डेट है, समुद्री जंतु होता है डोलियोलम। एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है एनिमल डाइवर्सिटी का। आंसर हो गया इसके अंदर क्या? 1 डोलियोलम। मैरीन एनिमल है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपी होता है। आप ये नेकेड आई से इसको देखना बड़ा मुश्किल है डोलियोलम को, इतना छोटा होता है ये, लेकिन है कॉर्डेट, वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रेट जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, वो यहाँ पे नहीं है। नोटोकॉर्ड होती है बस, वो भी लार्वा में, अडल्ट में वो भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 121, मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है? सोमेटिक सेल में मनुष्यों के अंदर मियोसिस नहीं होता, इंटरस्टिशियल सेल में नहीं होता, गेमीट्स के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ये किसके अंदर हो रहा है? जर्म सेल के अंदर होता है। जर्म सेल आप सबको पता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, जैसे आप पढ़ते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया अरेंज रहती हैं, सर्टुली सेल, और वो सारा डायग्राम आपको आता है। यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। अगर अपन बात करें एक ओवरी के अंदर, तो ओवरी की लाइन में ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, भ्रूणीय जीवन में मियोसिस होता है, उसके बाद में मियोसिस नहीं होता। तो जनन कोशिकाओं में होगा, मोटी बात ये है। तो आंसर है 1। इसी को अपन मियोसाइट भी कह देते हैं। मियोसिस जिन सेल्स के अंदर होता है उनको नाम है मियोसाइट्स। अगर आपके सामने मियोसाइट लिखा हुआ जाए, उसके अंदर भी आप ही मान लेना मियोसिस होगा जर्म सेल की जगह पे। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछा गया है इन ओजेनेसिस प्रोसेस द एंट्रम इज प्रेजेंट इन।
तो एंट्रम जो प्रेजेंट होती है कैविटी है, जो कि किसमें प्रेजेंट होगी, ये कैविटी प्रेजेंट होती है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। अगर अपन इस टर्शियरी फॉलिकल को इस तरह से बनाए, इसके अंदर ये कैविटी, ये है एंट्रम, बाकी तो सारी ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। दिस इज एंट, ये टर्शियरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में कैविटी नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल में कैविटी नहीं है, सेकेंडरी वो साइड उसमें कैविटी का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। तो आंसर है 3, तृतीयक पुट्टिका में, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। 122 में आंसर है 3। 123 इसमें पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस इन ह्यूमन फीमेल। मादा मनुष्य की निम्न परिस्थितियों पर विचार कीजिए। निषेचन और गर्भावस्था, निर्बल स्वास्थ्य, तनाव, 55 वर्ष से अधिक आयु, रजोदर्शन से पहले। ये सारे जो स्टेजेस लिख रखी हैं, इन सब स्टेजेस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट विच ऑफ द अबव कंडीशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी होगी तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, मानसिक तनाव होगा तो भी रुक जाएगी। मीनार्क से पहले यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू ही नहीं होती 14-15 साल की उम्र से पहले, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। 55 साल से उम्र यानी कि मीनोपॉज के बाद में तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल। पुअर हेल्थ है, अगर कोई दूसरी बीमारी चल रही है, बॉडी बहुत ही वीक है पहले से, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशन है A, B, C, D एंड E, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है या नहीं होती। आंसर है इसके अंदर 4th, देख लीजिए। यह है 124। इन menstruation cycle of human being, what happen in ovary before ovulation corresponding to endometrium proliferation। अब आप इसके अंदर ये देखो कि ये NCERT में आपके एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मनुष्य के आर्तव चक्र में अंडाशय में अंडोत्सर्ग से पहले, यहाँ पे बीच में करीब 14th डे ये ओवुलेशन शो किया हुआ है इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर जो है ये है ग्राफियन फॉलिकल। इससे ओवुलेशन हो जाता है 14th डे के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ें। बिफोर ओवुलेशन, इससे पहले, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। कॉरस्पॉन्डिंग टू एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, यहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस वो इंक्रीज हो रही है, प्रचुरोद भवन हो रहा है। तो अंडाशय में अंडोत्सर्ग से पहले क्या चल रहा होगा, यानी कि इस स्टेज से पहले ओवरी में क्या इवेंट हो रहा है। तो नेचुरल है, वो ग्राफियन फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा था, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो प्रोलिफरेशन के लिए ईस्ट्रोजन चाहिए, और ईस्ट्रोजन का सोर्स होता है मेनली ग्राफियन फॉलिकल, तो वो यहाँ पे डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होगा तो ईस्ट्रोजन बनेगा, ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा तो उससे एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर जाएगी, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम तो इसके बाद बनेगा। थर्ड है रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, रिग्रेस होगा वो भी इसके बाद होगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम अगर डिसइंटीग्रेट होगी तो वो जब होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अपन ने जो पूछा है उसमें जो फर्स्ट आंसर है ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन, तो आंसर है इसके अंदर 1। 125 गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं। तो ये तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो गया। अगर बच्चे का डेवलपमेंट किसी वजह से रुक गया, या बच्चा किसी जो है विरूपता से जो है क्या कहते हैं ना प्रभावित पाया गया, तो उस केस के अंदर डॉक्टर एडवाइस कर देता है कि भाई इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है और इसको अपन यहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये जो टर्मिनेशन का है वो MTP न कहला के इसको अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड एबॉर्शन, है ना। इंटेंशनल है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म।
तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन में आ जाएगा। प्रेरित गर्भपात है, जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ समापन, है ना, मेंटेनेंस नहीं है ना, यहाँ पे लिख रखा मेडिकल मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस नहीं है, टर्मिनेशन है, फर्स्ट नहीं है। ना एमनियोसेंटेसिस तो आपको पता है मेथड का नाम है। थोरासेंटेसिस ये लंग्स के रिलेटेड एक जांच है, लंग्स के बाहर अगर कोई फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो उसकी जांच की विधि है थोरासेंटेसिस। तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, सेकेंड। 126 Which of the following junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells? जब टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग सेल्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहती हैं, इंटरकनेक्टेड, कि उनके साइटोप्लाज्म के कंटेंट एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो जंक्शंस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस जो होते हैं बेसिकली वो कम्युनिकेशन के लिए ही होते हैं। एडियरिंग जंक्शंस सेल को एक जगह अटैच करने के लिए काम में आता है। डेस्मोसोम्स ये भी काफ़ी कुछ इसी से मिलता जुलता होता है। टाइट जंक्शंस ये सब्सटेंसेस को लीक होने से रोकते हैं। इन सबके जंक्शंस के अलग अलग फंक्शन है, वो आपको आने चाहिए, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि टिश्यूज़ वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ये अंतराली जो संधि है जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं गैप जंक्शन, साफ साफ लिख रखा है कम्युनिकेट विच ईदर, कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर एक दूसरी कोशिका में संचरण में सहायता करेगी। यह है गैप जंक्शन। आंसर है 1। 127 द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो आपका चैप्टर है 12th में बायोलॉजी में, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे लिया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कैसी होगी, तो एक दूसरे के समान होगी, बट नेचुरल है। कॉपी होती हो तो एक दूसरे की आइडेंटिकल टू ईच अदर होती हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, जैसे उनके पेरेंट सेल होती है वैसी की वैसी वो हो जाती हैं। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। थर्ड पॉइंट लिख रखा आकारी की समान लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न, है ना। आनुवांशिक रूप से भिन्न नहीं है वो, तो आनुवांशिक रूप से समान ही होती हैं, उसके अंदर भिन्नताएं नहीं आती, क्योंकि वो कैसा जनन हो रहा है, अलैंगिक हो रहा है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। आइडेंटिकल टू वन अनदर, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ए एंड बी। तो आंसर हो गया 1। ये थर्ड या सी स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128, 128, इसमें क्या पूछा गया है, अस्थि कोशिकाएं जिस स्थान में पाई जाती हैं उसे क्या कहेंगे। तो अगर आप एक बोन का सेक्शन देखेंगे तो उस सेक्शन में ये इस तरह से ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, लेमिले, एक के बाद एक ये लेयर्स होती हैं, सेल्स की लेयर्स। ठीक है, ये लेमिला हो गया। अब इसके अंदर अपन ने पूछा है कोशिकाएं, सेल्स, ऑस्टियोसाइट सेल्स, ये किस जगह पर होती है। ये सेल इस लेक्यूना के अंदर होती है। ये लेक्यूना है इस तरह से, अगर अपन इसको एनलार्ज करके देखें ना, बड़ा करके, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये सेल होती है, इस तरह से होता है, और इसके भी ब्रांचिंग होती काफ़ी। दिस इज लेक्यूना। प्लूरल वगैरह हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, ये कहलाएंगे लेक्यूने, ई लग जाएगा, लेक्यूने। तो आंसर क्या है, ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट है, दिस इज ऑस्टियोसाइट, बोन की सेल कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट। ये जो लेयर है इस तरह की और भी लेयर्स यहाँ पे अरेंज रहती हैं अलग अलग तरीके से। तो ये कहलाता है लेमिले। इन लेयर्स को अपन बोलेंगे लेमिले। ये लेयर्स सारे लेमिले कहलाते हैं।
बाकी अपने पास में जो सही आंसर है वो क्या है, लैक्यूना। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 129, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बोमन्स कैप्सूल एक्सेप्ट। अब देखो बड़ा केयरफुली रीड करो आप क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन में अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। देख पा रहे हैं आप, इसमें क्या पूछा गया बेटा, इसमें पूछा गया है प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा में आरबीसी को काउंट नहीं करते, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी को काउंट नहीं करते, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स को काउंट नहीं करते, लेकिन प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होती हैं, ये प्रोटीन जो होती हैं, इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। अगर अपन देखें कि ये एक बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं जहाँ से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से लार्ज प्रोटीन्स ये फिल्ट्रेट के अंदर एब्सेंट होता है। एक्सेप्ट पूछा ना, एक्सेप्ट, तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया टोटल ब्लड का। अगर खाली प्लाज्मा का कंसर्न करें तो खाली प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो प्रोटीन्स इसके अंदर नहीं होती, तो बड़ा सिंपल सा है, फोर्थ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, एक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका जो अंडाशय की परिधि भाग से गर्भाशय तक स्थित है वो क्या कहलाएगी। स्ट्रक्चर आपने सबने पढ़ लिया। ये मादा जनन तंत्र का चित्र है, यूट्रस, सर्विक्स, ये आप बनाते आए, दिस इज ओवरी, और ये है इफिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोसेस, यहाँ पर ऑस्टियम, इसी तरह का स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट है। यहाँ पूछा गया है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका, ये है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका जिसका नाम है फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। ये कहाँ तक आ रही है, ये आ रही है यूट्रस तक। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, करीब ओवरी से। 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है। आंसर है सेकंड, फेलोपियन नलिका। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो कहाँ प्रेजेंट होती है, टेस्टीज में। रीनल ट्यूब्यूल किडनी के अंदर। सर्वाइकल ट्यूब, ग्रीवा नलिका, सर्वाइकल ट्यूब या सर्वाइकल कैनाल जो होती है, ये इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स वाले हिस्से में है, ये है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो आंसर है सेकंड 130 में। 131, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीजेज इज नॉट ए कंप्लीटली इन्फेक्शियस। अब ये बीमारियां हैं, पोलियो इन्फेक्शियस डिजीज है, डिप्थीरिया इन्फेक्शियस डिजीज है, टेटनस इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शियस है लेकिन ये अपन ने पूछा नहीं है ना, तो नहीं में नहीं ढूंढना है आपको बेसिकली। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना आपके सामने, ये जो इसमें कैंसर लिख रखा है, ये कैंसर इन्फेक्शियस नहीं होती। एड्स होती है, टाइफाइड होता है, कैंसर नहीं होता। अमीबियासिस इन्फेक्शियस, टिटनस है, कॉमन कोल्ड है, तो कैंसर नहीं है, तो आंसर हो गया इसमें 3। 132, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये आपके पास में सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। अब ये म्यूकोसा जो होती है, आपको इसको थोड़ा सा टेक्निकली अगर अपन देखें तो म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर ये जो मसल्स होती हैं सर्कुलर मसल्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर आती है सीरोसा सबसे बाहर वाली। ये सीक्वेंस म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सीरोसा, फोर्थ ऑप्शन में लिख रखा है। अगर आप केयरफुली इसको रीड करें क्वेश्चन नंबर 132 को,
132 में आंसर है बेटा फोर्थ, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर और सीरोसा। सीक्वेंस आपको बाहर से अंदर की तरफ भी आनी चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि एक ही है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिल सकता है, जहाँ पे अपने को एयर का पैसेज पूछ लिया जाता है कि साहब एयर जो एंटर करती है वो नॉस्ट्रिल से आती है, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, और वो सारा रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आपको दोनों पाथवे याद होने चाहिए, क्योंकि सेम ही है वो, आपको उल्टा भी आना चाहिए, सीधा भी आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 133, द टाइप ऑफ मसल विच हैव इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलेटेड डिस्क टिपिकल फीचर है हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स का। तो ये कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, ये स्ट्रिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री। ऐसा ऑप्शन कहाँ लिख रखा है, थर्ड में, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। 133 में, क्योंकि वॉलेंट्री नहीं है कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रिएटेड तो है लेकिन वॉलेंट्री नहीं है ना, इनवॉलेंट्री है लेकिन नॉन स्ट्रिएटेड, ये गलत हो गया। तो ये आपको आना चाहिए। तो ये कैसी है, ये है इनवॉलेंट्री और स्ट्रिएटेड, थर्ड है इसका सही आंसर। तो बड़ा केयरफुल रीड करेंगे तो बड़ा आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 134, विकास में या उद्विकास में औद्योगिक कृष्णता किसके द्वारा प्रदर्शित हुई। तो ये जो पीपर्ड मॉथ था, बिस्टन बेटुलेरिया, उसमें ये शो हुई थी कि साहब जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति जब नहीं हुई थी, तो वो जो मॉथ थे उनका कलर जो था, और जो दो पैटर्न में प्रेजेंट था और उसमें एक पैटर्न ज़्यादा था, दूसरा पैटर्न कम था। पूरी स्टोरी की तरह से आपको याद होना चाहिए कि साहब फिर पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन से लाइकेंस की ग्रोथ कम हो गई, लाइकेंस की ग्रोथ कम होने से फिर जो मेलेनाइज्ड फॉर्म थे उनकी पॉपुलेशन में फर्क पड़ा। तो इस तरह से पूरा वो जो स्टोरी है आपका इवोल्यूशन वाले चैप्टर में दे रखा है। तो ये सारा का सारा ये किस पे अप्लाई हो रहा है, बिस्टन बेटुलेरिया पे, पीपर्ड मॉथ पे। पाइथन पे अप्लाई नहीं हो रहा, माइमोसा पुडिका जिसको अपन बोलते हैं छुई मुई का पौधा, उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, पोलर बियर पे अप्लाई नहीं हो रहा। किस पे अप्लाई हो रहा है, बिस्टन बेटुलेरिया या पीपर्ड मॉथ, उस पर अप्लाई होता है इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म कि साहब कार्बन का एमिशन बढ़ गया, कार्बन का कलर होता है ब्लैक, तो ब्लैक कलर के मॉथ जो थे वो बच गए, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, और जो वाइट कलर के या जो नॉन मेलेनाइज्ड फॉर्म थे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी जहाँ पे पॉल्यूशन था। आंसर कौन सा इसमें, सेकंड। 135 में पूछा गया है विच वन नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर है 135। अब इसमें अगर आप रीड करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तो सही है। इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर काम कैसे करेगा। रिवर्सेबल होना चाहिए, यानी कि अगर कोई कपल दोबारा चाहेगी कंसीव करना तो वो लेडी कंसीव करने लायक होनी चाहिए। रिवर्सिबिलिटी यही होती है। नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के वो कम से कम होने चाहिए, है ना। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है, इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और एक्ट, यानी कि जो संभोग क्रिया है उस क्रिया में वो बाधक नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया यहाँ पे फोर्थ, कामेच्छा प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक हो। तो बाधक होगा तो उसका जो आदर्श गर्भ निरोधक फिर वो नहीं कहलाएगा, उस कैटेगरी से वो बाहर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया बेटा इसमें, आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, 136। अब ये वाले क्वेश्चंस आ गए जिसमें आपको जो है आउट ऑफ 15 सेलेक्ट करके 10 करने होते हैं। तो उसमें पहला है 136, द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई एंड क्लास ऑफ ह्यूमंस इज। तो ऑर्डर जो है वो डिप्टेरा है और मनुष्य की जो क्लास है वो आप सबको पता है मैमेलिया है। तो डिप्टेरा हो गया एक तरफ क्या है, एक तरफ आ गया मैमेलिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो
ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है डिप्टेरा एंड मैमेलिया। इसके अंदर डिप्टेरा मतलब ऐसे इंसेक्ट जिन पे बॉडी में 2 विंग्स होते हैं, डिप्टेरन 2 विंग्स। जैसे आप पढ़ते हो मच्छर और मक्खी और ये जो कॉकरोच, ये सब डिप्टेरन्स हैं, है ना, डिप्टेरा। मैमल्स तो अपन मैमल्स तो हैं ही हैं। आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 136 के बाद 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंडामेंटल कैरेक्टर फार्म कॉर्डेटा। अब ये पृष्ठ ठोस तंत्रिका रज्जु लिख दी इसने, सॉलिड नर्व कॉर्ड। अब ये सॉलिड नहीं होती, ये कैसी होती, खोखली होती है, हॉलो होती है। नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है, ध्यान रख लेना, नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है, नर्व कॉर्ड हॉलो होती है, खोखली होती है। कॉर्डेट्स की बात हो रही है, सिर्फ कॉर्डेट्स की, इन्वर्टिब्रेट्स की बात ही नहीं कर रहे अपन यहाँ पे। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स ठीक है, मीजोडर्मल डेराइव्ड नोटोकॉर्ड ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा तो बी हो गया, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, मेसोडर्मली डिराइव्ड नोटोकॉर्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कॉर्डेट का जो बेसिक फीचर है, अगर आप गौर से देखें तो बी और सी, कौन सा वाला, बी और सी, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर अपन कॉर्डेट का फीचर तो मानते हैं, लेकिन वो बेसिक कॉर्डेट फीचर में नहीं इंक्लूडेड। गॉट माय पॉइंट? बात सही है, गलत नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको सही का निशान लगा के दिया यहाँ पे, क्योंकि बात सही है, लेकिन ये बेसिक कॉर्डेट फीचर में नहीं आता। बेसिक कॉर्डेट फीचर में क्या आता है, यह आता है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स और मेसोडर्मली डिराइव्ड नोटोकॉर्ड। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो आंसर क्या हो गया, बी एंड सी, 4th। क्वेश्चन को गौर से रीड करें, 4th इसका आंसर है। 137 में क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पेनिसिलिन की खोज स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणुओं पर काम करते हुए हुई थी, एक संयोग था। तो ये बात सही है कि संयोगवश हुआ था वो काम, लेकिन इसके अंदर कोई ये जीवाणु नहीं था, ये पेनिसिलियम नोटेटम फंगस थी। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से रीड करें, आंसर निकाल लेंगे इसमें से। ये स्टेटमेंट ये गलत है। सेकंड है इको R1, ये आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कट द DNA between base A and T only when the sequence G88TTC is present in the DNA। तो A और T के बीच में जब भी काटते हैं DNA, जबकि ये A और T को नहीं काट रहा, ये काट रहा है यहाँ से G और A से, ये गलत हो गया। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बायोटेक से है ये स्टेटमेंट। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, द ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, ए स्नेल एंड ए फिश टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। तो ये बात ठीक है। मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये जो आप पढ़ते हो, सॉइल नेमेटोड जो तंबाकू की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, एक होता है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, ये दोनों बिलोंग करते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस से, जो कि स्यूडोसिलोमेट्स हैं दोनों। तो पहला स्टेटमेंट ये रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट ये रॉन्ग, ये सही और ये सही। एक बार ढंग से देख लें इस क्वेश्चन को, इसके अंदर सी और डी ये दोनों सही हैं। डाइजेनेटिक पैरासाइट है ह्यूमन लिवर फ्लूक, आंसर हो गया सी एंड डी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग
बाइसेक्ट्स द आइसोट्रोपिक बैंड। अब आपको स्केलेटल मसल का जो एनाटॉमी है वो पता होनी चाहिए। जैसे ये मान लीजिए एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, ये थिन फिलामेंट्स, इस तरह से अपन इसको बनाते हैं, ठीक है। ये सारे थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, ये थिक फिलामेंट बीच में आ जाता है इसका। कोर्स फिलामेंट्स होते हैं मायोसिन के। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। किसको? आइसोट्रोपिक बैंड, या इसको अपन बोलते हैं आई बैंड। अब ये जहाँ से लाइट पास हो जाती है ये बैंड है आई बैंड, ये बैंड है आई बैंड, और जहाँ पे लाइट पास नहीं होती ये बैंड ए बैंड कहलाता है, एनाइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है। आई बैंड में आपको जेड लाइन दिख रही है, ये इस आई बैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और पूछा यही है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसेक्ट द आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? जेड लाइन। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर? सेकंड। सार्कोमियर तो ये पूरा है, दिस इज सार्कोमियर, ये पूरा सार्कोमियर है। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस सार्कोमियर कहलाती है। ये बीच का जो जोन है ये यहाँ से यहाँ तक का ये एच जोन है, और इसके बीचों बीच से ये जो लाइन जाती है, सारे प्रोटीन्स होते हैं, दिस इज नोन एज एम लाइन। आइसोट्रोपिक बैंड को कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है? ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है बेटा जेड लाइन। आंसर हो गया सेकंड। Question number 140, the hormone which do not reach to the pituitary gland through portal circulatory system। तो मान लीजिए अगर अपन एक डायग्राम की हेल्प से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, तो ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट है। तो आपके पास में ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है, इस पोर्टल सर्कुलेशन से अपने को ब्लड के थ्रू ऐसे हार्मोन्स मिलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसो को कंट्रोल करते हैं वो हार्मोन्स, है ना। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वो एक है गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स, है ना, GH, IH, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो एडिनो हाइपोफाइसो से होते हैं। अब गोनेट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन पहुंचेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी पहुंचेगा। ऑक्सीटोसिन नहीं जाएगा। ऑक्सीटोसिन तो ये नर्व्स के थ्रू या एक्सॉन के थ्रू ये पहुंचता है न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और वहां से फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है। तो नहीं पहुंचता, डू नॉट रीच टू द पिट्यूटरी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। आंसर इज थर्ड। 141, ये एक फ्रॉग के जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है उसके एक छोटे से हिस्से का डायग्राम है, आपके सामने इस क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अंदर अपने को ये पता है कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर टेस्टिस और किडनी के अंदर फंक्शनल कनेक्शन होता है। देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में? ये तो हो गया टेस्टिस, और ये स्ट्रक्चर हो गया किडनी, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है वासा इफरेंशिया।
तो वासा एफरेंशिया जो है ये बिडर कैनाल के अंदर खुलती है और ये किडनी से फिर बाहर निकलती है और यूरिनोजेनिटल डक्ट के फॉर्म में बाहर आती है। तो आंसर हो गया सी, बिडर्स कैनाल में खुलने वाला स्ट्रक्चर है सी, वासा एफरेंशिया। आंसर है 3, 141 में। 142, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स उसकी वजह से ज़रूर अराइज होते हैं। विच आर दी साइड इफेक्ट्स? इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ये दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल में। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, अब ये किस तरह का साइड इफेक्ट है? एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस जो कि किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ फीमेल में। क्लाइटोरिस आप सबको पता है वल्वा का पार्ट है, मादा बाह्य जननांगों का हिस्सा है क्लाइटोरिस। स्पर्म प्रोडक्शन मेल के अंदर होता है ना। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ये मेल के अंदर होता है। एक्ने ये दोनों में होते हैं और मूड स्विंग ये दोनों में होता है। कभी खुशी, कभी एकदम डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन भी हो जाता है, दोनों में हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द अबव इफेक्ट्स आर मेन आर ओनली इन फीमेल, केवल मादा में पाए जाने वाले। तो मादा में एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है केवल मादा में, और एक है एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। तो आंसर क्या हो गया? बी एंड एच, 4th। बाकी दोनों में कॉमन है या फिर सिर्फ मेल में? तो पूछा है केवल मादा में। 143, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें स्कल शो की गई है। सिर्फ पूछा गया है व्यक्ति, जीव और उसकी खोपड़ी का सही मिलान है। तो इसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म हैं, एक है चिंपैंजी, एक है ह्यूमन। अलग अलग स्टेजेस के अंदर चिंपैंजी और ह्यूमन स्कल का कंपैरिजन इसके अंदर शो किया गया है। और करेक्ट मैचिंग जो है वो ये है कि ये जो बेबी चिंपैंजी है इसकी स्कल मिलती है। बेबी चिंपैंजी, इसकी जो स्कल है ये अडल्ट ह्यूमन उससे मैच कर जाती है। आंसर है 4th। बाकी सारे गलत मैच हो रहे हैं। चिंपैंजी ये बच्चे की स्कल दिखा दी और ये इस तरह से ह्यूमन स्कल दिखा दी, चिंपैंजी का फेस दिखा दिया, ये ह्यूमन स्कल दिखा दिया। तो ये सारा जो एग्जैक्ट मैचिंग है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो कौन सा है? 4th। 144, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ART, ART का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो ऑप्शंस हैं इनको एक बार अपन अगर रीड करें तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसके अंदर आउटसाइड बॉडी हो रहा है, नाम ही है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर पेटी डिश के अंदर। ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो नेचुरल एम्ब्रियो बाहर बन रहा है तो उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो गया। यहाँ पे पूछा गया फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी, निषेचन मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है। तो गेमीट को अगर अपन ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल के बॉडी में तो ही अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट को ट्रांसफ़र करने से नहीं हो रहा, जाइगोट तो बाहर बन गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी बॉडी के बाहर होता है, पेटी डिश के अंदर होता है, ये भी बाहर हो गया। ये है अंदर गेमीट। आंसर है 2nd। वन 145, इसमें पूछा गया है निम्न मेंडेलियन विकारों पर विचार करें। अब ये बीमारियां दी गई हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 145 में
तो इसमें पहली बीमारी दी गई है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो बीमारियों को आपको याद रखना है कि कौन सी बीमारी किस कैटेगरी में आती है। अब जैसे वर्णांधता है, ये कैसी है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। फिनाइलकीटोन्यूरिया रिसेसिव है ना। तो ये थैलेसेमिया हो गया, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा। जिस डिजीज़ को आप पेडिग्री से स्टडी कर सकते हो, इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। ऐसी डिजीजेज, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऐसे आनुवांशिक रोग जिनको आप पेडिग्री की हेल्प से स्टडी कर सकते हो, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही होते हैं। आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की स्टडी पेडिग्री की हेल्प से नहीं कर सकते। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आप पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस तरह के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह, तो उनका पेडिग्री से एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता। पेडिग्री से एनालिसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। तो ये बीमारी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसमें से सेलेक्ट करना है आपको, ए तथा सी लिंग संलग्न अप्रभावी है, ए और सी। तो सी ये लिंग संलग्न नहीं है। बी और सी यानी कि ये और ये लिंग संलग्न ये वाली है लेकिन ये नहीं है। हीमोफीलिया है लेकिन ये नहीं है। सिकल सेल एनीमिया। ए एंड डी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण है, ए और डी। अलिंग गुणसूत्र में ये डी तो है लेकिन ए नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, सी एंड ई। सी है सिकल सेल एनीमिया और ई है थैलेसेमिया। ये कैसी बीमारियां हैं, ये अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये सही स्टेटमेंट है। ये चार्ट, ये पूरी बातें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी। तो सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसमें से सेलेक्ट करना है। कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें गलत हैं, तो इसके अंदर फोर्थ स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 इसके अंदर पूछा गया, देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है स्नैपड्रैगन फ्लावर कैन बी रेड, पिंक और वाइट। व्हेन रेड फ्लावर plants are crossed with white flowered plants, the possibility of F2 offspring being homozygous। F2 जो है वो होमोजाइगस होना चाहिए। ये नहीं पूछा गया कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर, ये पेरेंट का जीनोटाइप है, स्मॉल आर, ये रेड, ये वाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये पिंक फ्लावर आ गया। अब क्या हुआ, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। जब सेल्फिंग कराई गई तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर, ये रिजल्ट ऑब्टेन होता है F2 में। अब पूछा क्या गया है, होमोजाइगोसिटी। तो होमोजाइगस एक तो ये है कैपिटल आर, एक ये है स्मॉल आर। तो कितना परसेंट हो गए, 50% हो गए। 50% इसलिए हुआ क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव। 50% बोलो या हाफ बोलो, बात एक ही होती है। तो आंसर हो गया इसके अंदर 1। 147 फीमेल हिट्रोगेमी विषम युग्मती मादा निम्न में से किस में पाई जाती है। तो देखिए इसके अंदर मादा है XX,
ड्रोसोफिला में मादा है एक्स एक्स, विषमयुग्मजी नहीं है, समयुग्मजी है। मनुष्य के अंदर एक्स एक्स, ये है जेड डब्ल्यू, ये है जेड डब्ल्यू, तो आंसर हो गया थर्ड। बर्ड्स के अंदर ये तो जाएगा फीमेल। बर्ड्स के अंदर मेल होता है जेड जेड, फीमेल होती है जेड डब्ल्यू पक्षियों में, आंसर है थर्ड। 148 में पूछा गया है मोनोसाइट मूव फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू जनरल कनेक्टेड टिश्यूज वेयर दे डिफरेंशिएट इनटू। मोनोसाइट जो होती हैं ये ब्लड की सेल्स हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मान लीजिए अगर अपन कहें कि साहब कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के बाद में ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है और ये सराउंडिंग टिश्यू है, तो सराउंडिंग टिश्यू की जो सेल्स होती हैं जब ये वहाँ पे पहुँच जाती है तो कई दिनों तक रहती है, हफ्ता 10 दिन तक वहाँ पे स्टे कर सकती है, ब्लड सर्कुलेशन से निकल के जाएगी और टिश्यूज़ के अंदर चली जाएगी। तो वहाँ पे जाके क्या कहलाएगी, क्वेश्चन है वहाँ पे जाके क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी वहाँ पे मैक्रोफेज। ये फैगोसाइटिक हो जाती हैं। वहाँ पे जाके मोनोसाइट टी सेल में डिफरेंशिएट नहीं होगी, बी सेल में डिफरेंशिएट नहीं होगी, प्लाज्मा सेल नहीं बनाएगी, वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्रोफेज में, जो कि कैसी सेल होती हैं, फैगोसाइटिक सेल। तो आंसर है फोर्थ। 149 द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियात्मक अवशेष क्षमता तथा कुल फुफ्फुसी क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है ये आपके सामने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम है। वो एयर जो कि अपन नॉर्मली निकालते नहीं है लंग से, और वो एयर जो कितनी भी कोशिश कर लें तो भी लंग से नहीं निकल सकती। दोनों अलग अलग बातें हो गई। एक तो वो वाली एयर है जो अपन फोर्सफुली लंग से एक्सपेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते, वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक वो एयर है जो लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, इसे अपन बोल देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। यह है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी किसे कहेंगे अपन, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सब मिला के क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी, ये कहलाता है FRC। तो आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 150, ए सिंगल जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। एक ही जीन है लेकिन उसके अलग अलग जो हैं फिनोटाइपिक इफेक्ट्स अपने को ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है प्लियोट्रॉपी। और इस तरह का जीन वो कहलाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो ये इसके अंदर बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो कहलाती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है ये। पॉलीजीन में क्या होता है, एक से ज़्यादा जीन है, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे एक ही जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, वो कहलाता है प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, और ये जीन कहलाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है ना, लिंक जीन नहीं कहलाते, कोडोमिनेंस नहीं कहलाता। तो आंसर है इसके अंदर 1। यहाँ पर अपन ने देखा कि सारे कंसेप्चुअल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक बातें जिसके अंदर पूछी गई हैं। मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ज़्यादातर सवाल इसके अंदर सही हुए होंगे। आने वाला जो 17 तारीख है जुलाई का, जिस दिन आपका ये एग्ज़ाम होगा, मैं समझता हूँ उस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप हो जाता है। तो ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल, हेल्पफुल साबित होगा। Thank you and all the best for the coming NEET examination.